हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पढ़ लिया। अब हम कंपनी को पढ़ेंगे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कंपनी क्या होती है? कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी आर्टिफिशियल तो होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन पर्सन यहाँ वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जो एक पर्सन वर्क कर सकता है वो कंपनी भी वर्क कर सकता है। यहाँ पे पर्सन इन द सेंस यूज किया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है, तो कंपनी ये सारे वर्क कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। इट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब क्या है? इसको सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कंपनी की अपनी एक पहचान होती है, सेपरेट होती है, मेंबर्स से अलग होती है कंपनी की पहचान। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है परपेचुअल यानी जो हमेशा कंटिन्यू रहने वाला, जिसका सक्सेशन जिसकी जो हमेशा रहेगा, मतलब कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकती। एंड कॉमन सील, और चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए इसका अपना कॉमन सील होता है, एक मोहर होती है जिसके थ्रू कंपनी अप्रूवल देता है प्रोजेक्ट को या किसी भी शेयर्स वगैरह में। तो ये कंपनी होता है। ये इसकी जो डेफिनेशन है ये कंपनीज एक्ट के थ्रू है। कंपनीज एक्ट 1956 इसे गवर्न करता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया। अब कंपनीज एक्ट 1956 की जगह 2013 आ गया। कंपनीज एक्ट 2013, तो ये इसमें चेंज आ गया। अभी इसी की डेफिनेशन के बेसिस पे हम फीचर पढ़ेंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ा, क्रिएटेड बाय लॉ पढ़ा, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। यही जो इसकी डेफिनेशन है इसी से हम फीचर्स को निकाल के लाते हैं। पहला फीचर्स क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मीन्स है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विच एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। इसका क्या मतलब है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये तो हमें पता चल गया पहले इसकी डेफिनेशन में कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मीन्स कि इसमें कोई जान तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक पर्सन की तरह वर्क करता है। मतलब क्या है कि जो भी हम शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं या फिर जितना भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिलता है, ये सब कंपनी के हाथों से ही वर्क होता है। क्रिएटेड बाय लॉ, और ये कैसे कंपनी जो बनती है वो लॉ के थ्रू बनती है, यानी कि इसके भी अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। विच एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। मीन्स है कि कंपनी की जो पहचान होती है वो मेंबर से अलग होती है। इट कैन नॉट बी टच्ड, ब्रीथ और रन। कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल है इसलिए ना तो इसे हम टच कर सकते हैं, ना ब्रीथ कर सकते हैं, ना ये रन कर सकती है। तो इस तरह ये आर्टिफिशियल पर्सन तो होती है, लेकिन वो सारे वर्क करती है जो एक पर्सन कर देता है। अब ये वर्क कैसे करती है? थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू ये वर्क करती है, लेकिन कंपनी की और इनकी पहचान अलग होती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी में हम यही चीज पढ़ेंगे कि क्या सेपरेटिटी दिखाई गई है। कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो मेंबर से अलग होता है। द शेयर होल्डर्स आर नाइदर द ओनर नॉर द एजेंट ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, जो शेयर्स खरीदते हैं वो ना तो इसके ओनर कहलाते हैं ना ही एजेंट कहलाते हैं। मीन्स वो शेयर होल्डर्स तो होते हैं, लेकिन जितने भी पावर्स होते हैं वो कंपनी के ही हाथों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे कि हम किसी कंपनी का एक नाम ले लें, जैसे हमने जियो का नाम ले लिया, तो जियो कंपनी है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जियो कंपनी पे केस करेंगे, ना कि हम उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसके मेंबर्स पे करेंगे। ना हमें उनके बारे में कुछ पता है, ना हम उससे कुछ कह सकते हैं। तो ये जो जियो है ये हम सिर्फ कंपनी के बारे में जानते हैं। तो कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, उसके मेंबर्स से, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, शेयर होल्डर्स से सबसे अलग होता है। तो कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी यही चीज बताई गई है। अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है? पहले हमने डेफिनेशन में देख लिया था कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मीन्स है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स या मेंबर्स कोई भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो या फिर ओनर्स की बात हो या इसके मेंबर्स की बात हो या शेयर होल्डर्स की बात हो, किसी की बात हो, अगर इनकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी जैसी प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी और बैंकरप्सी ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कंपनी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वाली जितनी जनरेशन है वो आगे चल के, अगर ओनर की डेथ हो गई तो इसके पीछे वाला जो भी है, जो भी शेयर होल्डर है, जो भी मेंबर है, वो उसका ओनर बन जाएगा आगे चल के। तो ये इससे क्या होता है? ये परपेचुअल इसका कंटिन्यूएशन चलता रहता है, इसके एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं होता। ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का। नेक्स्ट क्या है? लीगल फॉर्मेशन। लीगल फॉर्मेशन का क्या मीन्स होता है? जो कंपनी फॉर्म होती है वो लीगली फॉर्म्ड होनी चाहिए। लीगली फॉर्म्ड का मीन्स है तो जिसके मेंबर्स होते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट मेंबर्स होने चाहिए। मीन्स कि फॉर्मेशन में क्या होता है? मिनिमम मेंबर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम मेंबर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी को सारे फुलफिल करने चाहिए कि मिनिमम मेंबर्स जितने दिए गए हैं कंपनी एक्ट में उतने होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर्स भी उतने होने चाहिए।
अब यहाँ पे कंपनी, दो तरीके की कंपनी होती है, पब्लिक और प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों की जो मेंबर्स फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग होती है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स की जरूरत होती है, कम से कम 2 मेंबर्स तो उससे स्टार्ट करने के लिए होनी चाहिए। जबकि पब्लिक कंपनी में अलग होता है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, 7 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये जो लीगल फॉर्मेशन यही चीज बताता है कि जितने भी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है उसे फिलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट इसका फीचर है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है इसका एक कॉमन सील होता है। सील का मीन्स होता है एक मोहर, कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को अप्रूवल देना है या उसे रिजेक्ट करना है तो उस पर एक सील होनी चाहिए कंपनी की। जो कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो कंपनी खुद से तो साइन नहीं आके कर सकती है। तो ये किसके थ्रू एक्ट करती है कंपनी, डायरेक्टर्स या फिर मेंबर्स के थ्रू वर्क करती है। तो डायरेक्टर मेंबर्स वर्क तो करते हैं लेकिन डायरेक्टर्स तो साइन तो नहीं कर सकते हैं। वो कंपनी की अपनी पहचान जब अलग होती है तो डायरेक्टर्स के साइन करने से काम नहीं बनता है। वहां पे कंपनी का भी अपना कुछ होना चाहिए कि हाँ उसने अप्रूव किया है। तो इसके लिए क्या होता है, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, यानी एक कॉमन मोहर होती है। वो अगर जिस चीज पे लग गई तो समझ लीजिए वो ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है कंपनी का। तो इससे क्या होता है कि हाँ पता चल जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूवल दिया गया है या रिजेक्ट किया गया है। तो ये कंपनी की अपनी पहचान होती है, इसीलिए उसका एक कॉमन सील होता है। इसके बाद है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का क्या मीन्स होता है कि शेयर्स को ट्रांसफर करने की क्या इंडिपेंडेंट, कितनी आजादी है कि हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में तो इतनी ट्रांसफरेबिलिटी की हमें इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होता है उसका जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्री होते हैं कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, दूसरे कैश में भी इसको कन्वर्ट कर, जब चाहे वो अपने शेयर्स को बेच के उनसे पैसे भी इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, ये पब्लिक कंपनी में होता है। और प्राइवेट कंपनी में इतनी जल्दी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की आजादी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का क्या मीन्स होता है, कितना रिस्क है, अगर शेयर होल्डर जो है या मेंबर जो भी शेयर्स खरीद रहा है तो उसको कितना रिस्क झेलना पड़ेगा। रिस्क ऑफ लॉस इज स्कैटर्ड। जो रिस्क होता है कंपनी में लॉस का वो स्कैटर्ड यानी सब में बटा हुआ होता है। जितना शेयर खरीदेंगे उतने पैसे का लॉस होगा। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय ईच। यानी अगर शेयर होल्डर ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं तो उसको कितना लॉस हो सकता है, इश्यू प्राइस, जिस प्राइस पे इश्यू किया गया शेयर सिर्फ उसी का उससे लॉस होगा। अगर कंपनी को लॉस होता है, शेयर्स डूबते हैं तो शेयर होल्डर को उतना ही पैसा लॉस में जाएगा जो इश्यू प्राइस है, जितने में उसने उसे खरीदा है। तो ये रिस्क बेयरिंग होता है। इसके बाद क्या है, ये तो हमारे फीचर्स हो गए। अब इन्हीं फीचर्स में से हम मेरिट और डीमेरिट निकालेंगे। पहला मेरिट है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब चूंकि जो कंपनी होते हैं उसमें जो मेंबरशिप होती है वही लार्ज होती है। लार्ज मेंबर्स होते हैं, ह्यूज मेंबर्स होते हैं, तो उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो भी लार्ज होती है। क्योंकि ज्यादा लोग अगर रहेंगे, ज्यादा शेयर्स अगर ज्यादा हम इन्विटेशन देंगे कि हाँ हमारे शेयर्स खरीदिए कंपनी के, तो जो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मीन्स है कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है, अगर कंपनी डूब रही है, शेयर्स डूब रहे हैं, तो जो भी मेंबर्स ने उन्हें खरीद रखा है उनकी पर्सनली कोई एसेट्स को नहीं लिया जाएगा रिकवरी के लिए। उनकी जो जितने में जो उनका शेयर्स है सिर्फ वही उन्हीं से उसके पैसे वसूले जाएंगे। उनकी पर्सनल यहाँ एसेट्स को नहीं लिया जाता है। डिफ्यूज रिस्क। डिफ्यूज मीन्स वही है कि स्कैटर्ड होता है रिस्क, किसी एक पे पूरा बर्डन नहीं होता है। जितने उसके शेयर होल्डर होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका जो रिस्क है वो डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि स्कैटर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है परपीचुअल एक्सिस्टेंस का मीन्स वही है कि ये कभी भी एंड नहीं होता है, नॉट एंड, कंपनी कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मीन्स है पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करने की इंडिपेंडेंस मिलती है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट। चूंकि कंपनी एक बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ जो हम मैनेजर्स जो होते हैं वो भी काफी स्किल होते हैं, स्किलफुल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमें स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे हमें उनकी एक्सपर्टाइज को यूज करने का मौका मिलता है, इसलिए ये क्या है, स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट यहाँ का एक मेरिट है। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट है डिफिकल्टीज इन फॉर्मेशन। मीन्स कंपनी को फॉर्म करना इतना इजी नहीं होता है। कंपनी में गवर्नमेंट का एक तो रेगुलेशन होता है, काफी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लॉ के थ्रू ये फॉर्म होता है। और यहाँ पे मेंबरशिप में भी एक दिया गया है कि कैसे इसको फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी दिया गया है। तो इसलिए ये क्या हो, इसको इजी नहीं होता है इसको फॉर्म करना, क्योंकि यहाँ पे
एक तो यहाँ पे लॉ होते हैं सारे, ऊपर से यहाँ पे एक फॉर्मेशन की भी लिमिट होती है। इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें मेंबरशिप दी गई है कि हमें यहाँ 1-2 मेंबर्स होने चाहिए, 7 मेंबर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे फॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन ज्यादा होती है, गवर्नमेंट का यहाँ पे ज्यादा इंटरवेंशन होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर रेगुलेट नहीं करेगा तो कंपनी क्या करेगी, जो शेयर्स है उससे इलीगली भी बेच सकती है, या फिर उसका जो प्राइस जितना भी होता है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं देगी। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है। ये डीमेरिट कंपनी के लिए साबित होता है, क्योंकि कंपनी को बार बार गवर्नमेंट रेगुलेशन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मीन्स है अगर यहाँ पे ज्यादा मेंबरशिप होंगे, सबके हाथ में कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, मोर मेंबरशिप से क्या होता है, यहाँ पे सीक्रेसी की लैक होती है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर जितने भी शेयर्स खरीदेंगे सारे के सारे शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो सकती है कंट्रोल और मैनेजमेंट को लेकर। डिले इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ डिले इन डिसीजन मेकिंग का मीन्स होता है कि जो मैनेजमेंट का वर्क होता है, कंपनी के जो मैनेजमेंट का वर्क होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है, तो वही सारा डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो डिसीजन होता है उसमें लेट हो जाता है, डिले हो जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट है डिफिकल्टी इन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स होता है कंपनी को बंद करना, तो उसे खत्म करना, कंपनी को उसे बंद कर देना। तो इसके वाइंडिंग अप करने में भी काफी डिफिकल्टीज की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज प्रोसीजर होता है, तभी हम कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर की वजह से यहाँ पे कहा गया है कि डिफिकल्टी इन वाइंडिंग अप, यहाँ पे डिफिकल्टी होती है। ये तो इसके डीमेरिट्स हो गए, हमने मेरिट्स कर लिए, डीमेरिट्स भी पढ़ लिए हैं। तो ये तो कंपनी के बारे में हो गया। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।